औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ अपनी बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में, और आज हमारे मेहमान हैं आगा साजिद शाह, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इसके साथ साथ एंकर पर्सन हैं, मीडिया पर्सन हैं, जर्नलिज्म से इनका ताल्लुक़ है। आगा साजिद शाह साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने टाइम दिया। आपका भी शुक्रिया। और आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप वकालत में क्यों आए? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, पहले ही सबसे आपने किया है। बहुत शुक्रिया। बस वकालत में जिस कह सकते हैं किसी हद तक कोइंसिडेंस है। बस इत्तफाकिया तौर पर आ गए। और मेरे वाले साहब का शुरू से शौक़ था कि कोई भी आपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है तो यूनिफॉर्म वाली जॉब करनी है आपने, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे आप वकालत की तरफ आए या किसी भी है। तो वो बस एक शौक़ था। और फिर वो एक वक्त के साथ साथ जब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, वो ख़ास ऐसा कोई टारगेट नहीं था, प्लान नहीं था जिसे कहते हैं, बस उनका एक शौक़ था, कभी कभी इजहार करते थे और वो फिर हम आ गए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़े। और वकालत का जो जो शोबा है, इसमें ही टाइम देना, इस केसेस को मैनेज करना, कोर्ट में पेश होना, और उसके साथ साथ आप जो है ना वो मीडिया चैनल से भी वाबस्ता हैं और प्रोग्राम करते हैं, तो दोनों चीज़ें आप किस तरीके से बैलेंस करते हैं, उनको मैनेज करते हैं? देखिए, ये कोई भी चीज़ है, ये इंसान के, मैं समझता हूँ, अपने इख्तियारात में होता है। इंसान कोशिश करे। सबसे पहली चीज़ होती है कि एक चीज़ होती है ज़िम्मेदारी आपकी, और एक होती है आपकी शौक़। तो मैं समझता हूँ ज़िम्मेदारी तो इंसान निभा रहा होता है, लेकिन शौक़ के लिए इंसान खुद से टाइम निकाल लेता है। मीडिया जो है मेरा शौक़ था, और जो एडवोकेसी है वो मेरा प्रोफेशन है। सो मीडिया से मेरी कभी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मेरी ऐसा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रही हैं, क्योंकि वो मेरा, मैंने आपको बताया, शौक़ था। तो और ये जी जी। और ये शौक़ कब पैदा हुआ? यानी वकालत में आने के बाद पैदा हुआ या वकालत से पहले शौक़ था आपका? नहीं, वकालत से पहले ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मीडिया फील्ड में आऊँगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब वकालत में आती हैं तो आपका जिस तरीके से, आप ज़ाहिर बात है, बड़े अच्छे अच्छे पैनल्स के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन होती है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस गेन होता है जिस तरीके से, तो वो एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। सो मैं एक यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ आपको साथ साथ शेयर करूँ कि मीडिया में कैसा आना हो, जैसे आपने स्पेसिफिक सवाल किया। मैं कभी कभी लिखा करता था कॉलम्स वगैरह, उस हवाले से कोई थोड़ी बहुत। तो मैंने एक दफ़ा कॉलम लिखा, जब शायद आपको याद हो, 2011 में एयर ब्लू जो एक जहाज़ था और इस्लामाबाद की मारकला की पहाड़ियों में गिरा, और वो काफ़ी हुआ। तो वो काफ़ी ऐसा सीन क्रिएट हुआ, वो इमोशनल चीज़ें क्रिएट हुई, जब वो अकेले बैठ के सुनते थे, देखते थे चीज़ें, तो बड़ी एक अंदर से इमोशंस जो है वो जागते थे। तो मैंने एक कॉलम लिखा, वो आज भी मेरी टेबल पे मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ अभी आपको। तो वो जब मैंने इशात करवानी चाहिए, तो छोटे 2-4 अखबारों से मेरी किसी से बात हुई, तो उन्होंने मुझसे एक डिमांड की कि आप हमें कुछ इसके बदले में पे करें, कि आपका हम ये कॉलम क्यों लगाएं। यानी हम ये देखते थे, आज तक हमारी एक्सपेक्टेशंस रही हैं कि कॉलम्स जब भी लगे लगे इशात किए जाते हैं, तो उसके हवाले से आपको मिलता है कुछ ना कुछ। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमें हमसे डिमांड की गई। तो उस वक़्त मैंने वो डिमांड उनकी पूरी भी की, और उसके बाद वो मेरा फर्स्ट टाइम जब कॉलम लगा, तो मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हुई। बट उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे कुछ करना चाहिए, और जिसके बाद फिर वो मेरा चला ख्याल है आपकी सिलसिला। सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है अगर मीडिया वाले, उस टाइम के जो मीडिया वाले आपका जो कॉलम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पब्लिश करते, तो आप ज़हनी तौर पे भी मुतमईन होते। तो बहरहाल, इससे आगे चलते हैं। आप शाह साहब ये बताएं कि आपने कानून की तालीम कहाँ से हासिल की? जी, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी रावलपिंडी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया है, और उस वक़्त 3 ईयर प्लान था एलएलबी का, उसके बाद अब तो 5 ईयर प्लान हो गया है। और वहाँ से साथ साथ फिर मैं कभी कभी जब जब ग्रेजुएट टाइम मिलता था, उस्ताद हैं हमारे मोहम्मद रफ़ीक ज़ेब साहब, और मैडम सरकार अब्बास, पिंडी का एक बड़ा नाम, और मसूद शाह साहब क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, इनका अच्छा एक नाम है, उनके साथ फिर साथ साथ गाय बगाए आना जाना लगा रहता था। जब जब टाइम मिलता था, अदालतों को देखते थे, केसेस को देखते थे, उन्होंने बड़ी हेल्प की है इस हवाले से। और मैं समझता हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में कचहरी आना तो दूर की बात, कभी लॉयर को भी नहीं देखा था। और 2007-8 में जो तहरीक लॉयर्स की हुई थी, जो काफ़ी हाईलाइट हुई थी, उससे पहले लॉयर्स का उस तरीके से रुझान भी नहीं था इस तरह एडवोकेसी की तरफ, तो वो चीज़ें फिर बढ़ती चली गई। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जब कचहरी आया, तो मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उस तरह से, जिसे कहते हैं, पढ़ने नहीं आते थे, या समझता नहीं था मैं। जैसे कुछ लोगों का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड होता है कि जिसमें लॉयर्स होते हैं, या लॉयर्स ने इतना मतलब उन्हें चीज़ें देखी हुई होती हैं,
बट मेरे लिए ऐसा उस तरह से नहीं था, लेकिन नया था मेरे लिए। बट अल्लाह पाक ने मदद की, इंसान कोशिश करता रहे, जारी रखे, तो वो एक सिलसिला चलते से चलता चला गया जी। इस तरह। जब आपने ज़ाहिर बात है कॉलेजेस में तो हम ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हैं, जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आए तो एक तो उस हवाले से इख्तिसार के साथ बताइएगा कि आप को कैसा लगा ये प्रोफ़ेशन, और बाकी प्रोफ़ेशंस की निस्बत आप थोड़ा-सा बताइएगा। और जब आप प्रैक्टिकल फ़ील्ड में आ गए तो उसके बाद, क्योंकि शाह साहब हमारा ताल्लुक जो होता है वो हमने लोगों को राइट्स लेके देना होता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, उनके राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करनी होती है। और फिर आप जब प्रैक्टिकल फ़ील्ड में माशाल्लाह आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप बताएँ कि हमारा ताल्लुक दो के फ़ैसला अदालतों ने करना होता है, उसमें वकला अपने-अपने क्लाइंट्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं, उनके केस हम प्रेज़ेंट करते हैं अदालतों में, तो हमारा ताल्लुक है इंसाफ के साथ। आप क्या समझते हैं कि जो हम बात करते हैं इंसाफ के हवाले से, लोगों को जो राइट्स हैं वो टाइम पे होना चाहिए, ये ना हो किसी ने केस किया है तो उसका फ़ैसला एक जनरेशन जो है वो केस दायर कर रही है और दूसरी या तीसरी जनरेशन उसका फ़ैसला होता है या उसका समर मिलता है। मिलना तो पहली जनरेशन जिसने केस किया और फ़ौरन डिसाइड होना चाहिए। तो आप ये बताएँ, बेशक तफ़सील के साथ बताएँ कि प्रैक्टिकल फ़ील्ड में जब आए तो इसमें फ्लॉज़ कहाँ पे हैं? जजेस में, वकला में, प्रोसिक्यूशन में, आप क्या समझते हैं? और फ्लॉज़ भी बताएँ और इसका सॉल्यूशन भी बताएँ काइंडली। जी बिल्कुल, इसमें देखिए थोड़ा डिटेल्ड जवाब होगा, मैं कोशिश करूँगा इसको सम अप करके जवाब दे सकूँ। सबसे पहली बात है कि बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे पास यहाँ पर जो फ्लॉस मौजूद हैं। मैंने जब वकालत की तो हमारे माइंड में ये सब चीज़ें नहीं थी कि इस तरीके से होता है, हमारे माइंड में कुछ और चीज़ें थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंट जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट की बात है कि हम 140th नंबर पे इंसाफ के लाइन में खड़े हुए हैं पूरी दुनिया में। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ लॉयर्स का या जुडिशरी का या जुडिशल सिस्टम का इस कदर कसूर नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग सब इसमें इन्वॉल्व हैं, हम लोग सब इसका हिस्सा हैं, क्योंकि हम लोग ही जब प्रमोट होते हैं तो हम ही इदारों में जाते हैं, हमें ही चीज़ें ठीक करनी है कि खुद ब खुद वही नहीं उतरनी। लेकिन अभी ठीक कैसे होनी है, प्रॉब्लम क्या है? आपने जिस तरीके से बात की है, एक नस्ल उसको दायर करती है केस और तीसरी नस्ल जाकर उसका फैसला सुनती है। अब वो चीज़ें उस तरह से नहीं रही हैं। लॉज काफ़ी हद तक बदल गई हैं, लेकिन सबसे मेन किरदार देखिए ना, वी आर हेयर नॉट फॉर जस्टिस। मैं तो बड़ी ओपनली ये बात करता हूँ, वी आर हेयर नॉट फॉर जस्टिस। यू सेड वी आर हेयर फॉर जस्टिस बट नॉट, वी आर हेयर नॉट फॉर जस्टिस, वी आर हेयर बट ओनली फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। वट एवर द लॉ इज ऑलरेडी एप्लीकेबल इन द सोसाइटी, तो हमें उसको जस्ट फॉलो करना है। यानी यहाँ पे एक हमारे जज साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि मतलब मैं आपको इंसाफ देने के लिए बैठा, मैं काजी नहीं हूँ, मैं सिर्फ लॉ को अवॉइड कर सकता हूँ कि अगर लाइक मेरे सामने अगर कोई यहाँ पे कोई ऐसी नाइंसाफ़ी हो जाती तो मेरी को सो मोटो पावर्स नहीं है। अगर उस शख्स के खिलाफ कोई गवाह मौजूद नहीं है और ऐसे गवाही नहीं आती है या ट्रायल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होती, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता वहाँ पर, ऑल दो कि आई नो कि यहाँ सब कुछ ऐसा कुछ हुआ है। सो इसी तरीके से ये एक मेन फ्लॉ है। सो मैं समझता हूँ मेन जो चीज़ है इस वक्त हमारे हुक्मरानों को, हमारे सियासतदानों को, जो भी, चाहे वो माशाल्लाह का दौर रहा है, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट का जो टाइम गुजरा है, उसमें लॉ में अमेंडमेंट्स करनी चाहिए। हम इस वक्त 100 150 साल पुराना लॉ है, उसके मुताबिक ही हम, बस मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि आज भी हमारे पास वो लोगों के पास सबूत होते हैं, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग है, फलां रिकॉर्डिंग है। अब वो इस तरह से, ऑल दो कि कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं लॉ ऑफ एविडेंस में, लेकिन उस तरह से एप्लीकेबल सिविल कोर्ट्स में नहीं है एट द टाइम ऑफ एविडेंस। तो वो फिर क्या होता है कि उस तरह से हमें लेटेस्ट चीज़ों के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, इसकी अमेंडमेंट्स को हमें एक्सेप्ट करना शाह साहब चाहिए। मैं लेकिन यहाँ पे आपको रोकूँगा। जी आपने ये कहा कि हमें अमेंडमेंट्स करनी हैं, कानून को बेहतर बनाना है। तो कानून तो तभी बेहतर होगा ना कि जब कानून बनाने वाले अच्छे माइंड्स उधर मौजूद होंगे, कानून साज़ी जब करेंगे, या जो एग्ज़िस्टिंग लॉज़ हैं उनमें किस तरीके से अमेंडमेंट करनी है। अनफॉर्चुनेटली शाह साहब आप भी बेहतर जानते हैं कि जो मौजूद हैं, जो कानून साज़ी करते हैं, वो शायद अपने आप को ही सामने रख के करते हैं। और यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेटली बात की जाती है कि अमीरों में तो कानून लागू ही नहीं होता, और हम्म। ये सारा कानून जो है वो गरीबों के लिए बना हुआ है। नहीं, इसमें एक थोड़ी जो चीज़ है, अमीरों पे भी कानून लागू होता है। अगर अमीरों पे कानून लागू ना होता तो आज इमरान खान साहब बिहाइंड द बार्स ना होते और उससे पहले मैं नवाज शरीफ साहब ना जनरल होते। पब्लिक की बात कर रहा जनरल हूँ, वो पब्लिक की सियासी जहाँ तक लोग हैं। बात कर रहे हैं, जी ऐसे ही अमीर अमीर है, एक जी। एलिट एलिट क्लास है। तो अब हमने देखना ये है कि इस अमेंडमेंट की जिस तरह से मैंने बात की है, बिल्कुल नो डाउट ऐसे ही होना चाहिए। अब अमेंडमेंट के लिए हमारी जो सिविल गवर्नमेंट या हमारे मार्शाल्लाह का दौर गुजरा, उस दौर के अंदर जो स्पेशलिस्ट लोग होती हैं उनको फील्ड में लगाना चाहिए। मुझे ये बताएं, फवाद चौधरी साहब लॉयर थे, उनको कहाँ लगाया गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में।
मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग? और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो होते हैं वो मैट्रिक होते हैं। तो हमारी तो प्रॉब्लम ही यही बन गई है कि हम एक्सपर्ट्स को जो है वो उनको उस फोरम पे लेकर नहीं जाते। जब एक्सपर्ट्स आएंगे, देखिए यहाँ से अगर मैं समझता हूँ कि पिंडी बाहर से अगर कोई लॉ मिनिस्टर बनता है, बाहर से अगर कोई लॉ मिनिस्टर बनता है और प्रोफेशनल लॉयर बनता है, तो डेफिनेटली उसको पता होगा प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है, उसको कट शॉर्ट कैसे किया जाए। फिर वो एक पैनल हो और फिर उसको अप्लीकेबल। अब उसमें भी मजीद हमारी क्या आ जाती है कि हम अपनी पावर्स को देखते हैं, अपनी चीज़ों को देखते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास इतना, और सच्ची बात एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमारे समझ रहे एलीट क्लास के पास, सियासतदानों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना डीपली इन चीज़ों को सोच के इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। ये तो कुछ लोग मैं समझता हूँ बैठे हुए हैं जो वक्त के साथ साथ चीज़ों को अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उसके लिए उस कोशिश के अंदर भी उनको जितनी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं ये वो लोग जानते हैं। सो इट्स टू मच डिफ़िकल्ट। हम ये बताएं, मुझे ये बताएं, पिंडी बार से कितने लोग हैं लॉ मिनिस्ट्री में गए हैं और वहाँ पर जाकर कुछ काम कर सके हैं, वो भी पार्टी की सियासत की नज़र हो जाती है वहाँ शाह पर साहब, आप जाकर ये लॉ चीज़ें मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पिंडी बार से तो अब जजेस बनना जो है वो अब जजेस नहीं लेते, नहीं बन रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। बहुत बड़े अनफॉर्चुनेटली। बड़े नाम मौजूद हैं, शेख अलियास साहब हैं, वहीद अंजम साहब हैं, इसके अलावा और भी बेशतर लोग मौजूद हैं। तो ये भी सारा इसमें बहरहाल असल में इसकी एक मेन वजह ये है कि हमारे पास इस वक्त जो टोटल के टोटल पावर है ना इस वक्त वो पॉलिटिसाइज हो चुकी है। यानी ये आईएलएफ ग्रुप है, ये पीएलएफ ग्रुप है, ये नून लीग ग्रुप है, ये हज़ारा ग्रुप है, और इस तरह की चीज़ें जमात इस्लामी के तो मुख्तलिफ लॉयर्स हैं। तो अब वो जब पॉलिटिसाइज हो जाती है तो फिर जिसकी गवर्नमेंट आती है उनको उठाया जाता है, और उसके बाद वो गवर्नमेंट साल चलती है, 16 महीने चलती है, 10 महीने चलती है, उसके बाद उनको गिरा दिया जाता अपने है। अपने तो जो ये वो सारी चीज़ें हो पार्टी चुकी से हैं। वाबस्ता लोग हैं और उन्हीं को ही एग्जैक्टली अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, उन्हीं को ही लीगल एडवाइजर्स जो है ना वो मुकर्रर किया जाता है। इंतहाई अनफॉर्चुनेट है कि अनफॉर्चुनेटली आपने बार में से देखना है कि प्रोफेशनल्स कौन हैं, लेकिन अब सियासी पार्टी के साथ जो वाबस्ता होगा, जो भी पार्टी हुकूमत बनाएगी, उनकी कोशिश होती है कि उनको अपने लोगों को बेनिफिट्स ही लगाया जाए। उनको बेनिफिट्स मिल रही हैं। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये कि सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो स्पेशल सीट्स हैं जिसमें अटॉर्नीज़ हैं, जिसमें स्टैंडिंग काउंसल्स हैं, जिसमें जजेस का इवन बात करें, तो ये इन सब, या इवन एडवाइजर्स की बात करें, तो इस सब का एक प्रोसीजर होना चाहिए। मुझे ये बताएं, सिविल जज जब एक अपॉइंट होता है या हम जब लॉ करके यहाँ पर पहुँचते हैं तो एक पूरे पूरे प्रोसीजर से गुजरती हैं, तो वो लोग एक प्रोसीजर से पिक एंड चूज़ क्यों है? शायद तो मेरा उसको मैं ख्याल है समझता हूँ। प्रोसीजर मौजूद है, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसमें पिक एंड चूज फिर किया जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि वो कहते हैं जी, अगर कोई और वकील साहब हैं जो सीनियर हैं वो उस पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, यही यही तो प्रॉब्लम है, यही बिल्कुल। प्रॉब्लम आ बहुत जाता है। बिल्कुल दुरुस्त आपने निशानदेही की है, बिल्कुल सेम यही प्रॉब्लम चल रही है, इसी को प्रोसीजर को होना चेंज तो ये करने की चाहिए ज़रूरत कि है। जो प्रोफेशनल है, जो ज़्यादा सीनियर है, वो किसी भी पार्टी से हो, वही जब आप उसको किसी भी इदारा देंगे या लीगल और एडवाइज़र अपॉइंट इसी का करेंगे, नुकसान आपने देखा तो है कि वो इस फिर वक़्त अच्छे कानून साजी करेगा। एग्ज़ैक्टली आपने देखा है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हर साल एक-एक सीट के लिए कितने-कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं। यानी हम ये समझते हैं, हम ये सुनते हैं कि हमसे जो पिछले सीनियर्स थे 10-20-30 साल पहले, तो उनमें रिक्वेस्ट करके कहा जाता है कि आप प्रेसिडेंट बार बन जाए, और वो कहते थे नहीं यार मैं प्रोफेशनल काम करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, और आप रिक्वेस्ट करके बिठाना पड़ता है। एक-एक सीट के लिए 4-4 लोग आ रहे हैं, क्यों? उनको पता है एलिवेशन इस तरह से होती है। तो ये चैनल जो बना हुआ है ना, ये जो ट्रेंड बना हुआ है, इस ट्रेंड को ख़त्म करने की ज़रूरत है। शाह साहब, ये भी एक बात की जाती है कि 2005 के बाद कुछ नाम हैं, हैंडफुल लोग आए हैं प्रोफेशनल, तो सीनियर्स के साथ जब हम बैठते हैं, उनके साथ गुफ्तगू होती है, तो वो बताते हैं कि 2005 तक प्रोफेशनल लोग ही आते थे और वो उनको कहते थे जो उनके दोस्त हैं कि यार आप आए, आप बार को बेहतर तरीके से सर्व करेंगे। ये चीज़ है। अब प्रोफेशनल लोग आगे आ ही नहीं रहे, देखिए, उनको अच्छा सिस्टम ही इतना वो ख़राब हो एक गया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हम लोग हर दफ़ा ना हम इस सिस्टम में हम इंडिपेंडेंटली अपने आप को ठीक कर लें, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, ये ना मेरा ख्याल है एक जान छुड़ाने वाली बात है बड़ी आसानी से। इंडिपेंडेंटली अगर हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो हमें फिर क्या करना है? फिर हमें लॉस की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को ठीक कर लें, तो मैं हमेशा बात करता हूँ ना, हम ट्रैफिक सिग्नल कभी ना तोड़ें। लेकिन हम सिग्नल तोड़ते हैं तो हमारे पास लॉ तो मौजूद है ना, चालान तो होता है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग, जिस तरह से भी आपने बात की, प्रोसीजर के अंदर हम शॉर्टकट्स के चक्कर में, जल्दी नाम बनाने के चक्कर में है, तो इन शॉर्टकट्स को अगर हम इंडिपेंडेंटली अपनी इस चीज़ को ठीक नहीं करते, तो फिर हमें प्रोसीजर की तरफ, प्रोसीजर कम से कम एक्टिव हो वहाँ पर। तो प्रोसीजर एक्टिव होगा जब मेरिट्स की बातें होंगी, जब चीज़ें इस तरीके से टेक्निकल और मैकेनिकल तरीके से एक पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक जब प्रमोशन होगी, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकेंगी। हमें शाह कम से कम साहब, उसको एक्टिव करना चाहिए। मेरी हम्बल राय ये है कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। हम कोई नाउम्मीद नहीं हैं, हम पूरी उम्मीद हैं। लेकिन आपके सामने ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं, लाहौर में वो एक साहब जिन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी और स्टेट ने उनको दियत प्रोवाइड की थी, वो पैसे दिए उस फैमिली को,
अनफॉर्चुनेटली, तो कोई फॉरनर है या कोई एलीट क्लास है, वो उसको इस तरीके से उन केसेस से बाहर निकाला जाता है कि जिस तरह से दूध में से बाल निकाला जाता है। तो और गरीब जो है ना, वो उस पे इम्प्लीमेंटेशन होती है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा इख्तलाफ है, ये बात सही है। मेरा इसलिए थोड़ा सा इख्तलाफ है कि इस तरह के मैटर्स के अंदर ना, चूँकि मुख्तलिफ ऑल दो कि अगर मेरिट की बात करें तो वो गलत था, लेकिन अब जब कुछ चीज़ें टेक्निकली हमने देखनी होती है कि जब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात होती है तो जहाँ पर देखें, आप अगर मजबूत हैं तो आप आंखें दिखाते हुए अच्छे लगते हैं। ये मेरी बात अक्सर लोग मुझे गलत भी कहते हैं कि यार ये क्या बात हुई। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक भौंकते कुत्ते के सामने भौंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसको देखना ही है कि आप किस पोजीशन में हैं। सबसे पहले अपनी पोजीशन संभालें। समझदार बंदा वो होता है, वो ये बहादुरी नहीं होती है कि आओ मुझे फायर कर दो, ये बहादुरी। सो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इस वक्त जो हमारी अपनी हरकतें हैं उनकी वजह से इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी भी किस्म का, मैं समझता हूँ, पंगा ले सकें। जब मैं बुजदिली की बात नहीं कर जी रहा हूँ, हाँ, डराने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमें इस वक्त सबसे पहले अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है और फिर हम इस तरह की बात करें। और जब तक हम उस पोजीशन में नहीं है तो हमें फिर टेक्निकली कभी अप्स एंड डाउन होकर में सियासत इसी को बोलते हैं और इस तरह से अपने आप को निकालना पड़ेगा। और ये मेरा ख्याल है इतना बड़ा डिसीजन नहीं था, वक्त की ज़रूरत थी, नजरिया ज़रूरत इसी का नाम है। शाह साहब आपकी बात ठीक है, मुनासिब है, लेकिन जब हम कर्जा जो लेते हैं आईएमएफ से, बस ये बात अब हम आपने उनके पॉइंट कह दी गुलाम है। हैं, ये तो बात हम अब उनके आगे किस तरह से बोल सकते ये हैं? यही बात मैं आपको कहना हम चाह रहा हूँ। कैसे बोल तो सकते हैं उनके हमारी आगे? मजबूरी होती है कि हम जब उस वक़्त ये चीज़ें होती हैं तो हमें नहीं बोलना बोल सकते, हमारी मजबूरी होती है। देखें, आज हम उनके पास जाते हैं कि जी हमें इतने अरब डॉलर चाहिए और कल हम उनको उनके बंदे को लटकाने के सोच रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है मुमकिन ये ही नहीं है, मुमकिन नहीं है ना। मुमकिन या नहीं तो है। फिर आप अपने अंदर, हम जिसे कहते हैं गैरत करें। जी हम हाँ, देखते हैं ईरान को, देखते हैं हम कुछ और कंट्रीज़ को ऐसे या देखते हैं कि उनकी करेंसी हमसे कितनी डाउन है, इसके बावजूद उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगी हुई थी, उन पाबंदियों के अंदर रह के उन्होंने अपनी सर्वाइवल की है। तो हम क्यों सर्वाइवल की तरफ नहीं जाते हैं, हम अपनी चीज़ क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? सबसे पहले ये देखें, हमारी तरबियत शुरू होगी सबसे पहले पेरेंट्स, वालिद, उस असातिज़ा और फिर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन। इस चीज़ के लिए हमें 10 15 20 साल, मैं समझता शाह हूँ, बादशाहत साहब, चाहिए, ताकि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर एक गवर्नमेंट लेके आती है तो वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए। जब 16 महीने बाद या 2 साल के बाद वो हुकूमत गवर्नमेंट गवर्नमेंट चली जाएगी तो चली लॉन्ग टर्म गई। पॉलिसी कैसे कामयाब हो गई? तो शाह ये चीज़ें हमारी शाह साहब, मैं आपने इशारा किया कि रोल अदा करना चाहिए वालिदैन को, टीचर्स को, स्टेट को, सोसाइटी को। तो वो वालिदैन कहाँ चले गए हैं? स्टेट कहाँ चली गई है? वो टीचर्स किधर हैं जिन्होंने बच्चों को तालीम के साथ तरबियत, अदब, प्यार, मोहब्बत सिखाना है? सर बिल्कुल वालिदैन बराबर तो मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो उस तरह का अपना रोल क्या नहीं अदा कर रहे? बिल्कुल। टीचर्स हैं तो वो जो जिन्होंने पढ़ाना है वो अपने काम सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स के पास शायद टाइम नहीं है। इस हवाले से हमारी इस्लाह करें कि बच्चों में, आपने इशारा किया वालिदैन को रोल अदा करना चाहिए, तो वालिदैन क्यों नहीं रोल अदा करे? इस हवाले से इसमें बताएं। 2 3 चीज़ें हैं कि सबसे पहली बात है, नो डाउट कि हम लोग, जो वालिदैन की बात करूँगा, इस वक्त हम लोग ना नफसा नफसी और फाइनेंस के चक्कर में फंसे हुए हैं कि हमने पैसे कमा लेने हैं और हमारे ये पैसा बच्चे की तरबियत करेगा, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात है कि कभी भी वालिदैन को मैसेज दूंगा, बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी ना करो, बल्कि उनको मुश्किल वक्त लिए तैयार करो। 2 चीज़ें हैं। तीसरी बात है कि बच्चों को बच्चा बनाओ, देखो शेर की निगाह से खिलाओ सोने का वाला। तो ये फार्मूला हमें अडॉप्ट करना चाहिए, कभी उनको बाप ना बनाओ। हम ये देखते हैं कि मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैं आज तक गारंटी से कह सकता हूं कि मैंने अपने वालिद से कभी हाथ नहीं मिलाया। मतलब ईद के ऊपर भी हमने ईद नहीं मिले। क्यों? एक फासला है ना। तो ये लोग कहेंगे, और ये क्या बात हुई? अपना अपना एक अंदाज है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि आज भी हमने वालिद साहब से ऐसे डरते हैं जिस तरह वालिद, छोटा बच्चा एक अपने वालिद से डरता है। जब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि बाप के पैर में जब जूते में जब हमारा पैर पूरा आ जाता है तो हम उसको कहते हैं अब तू मेरा बेटा है। तो ये चीज़ें हमारी गलती है और इसमें सबसे बड़ी गलती वालिदैन की ही है। कभी भी औलाद को दोस्त ना बनाओ। अब आ जाते हैं टीचर्स के ऊपर। टीचर्स की कुछ मजबूरियाँ, प्राइवेट स्कूल सिस्टम के अंदर उनको बार बार ये डायरेक्शन दी जाती है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज़ें ठीक थी। प्राइवेट स्कूल में डायरेक्शन दी जाती है, कुछ भी हो हमारी फीस ख़राब नहीं होनी चाहिए, हमने फीस लेनी अपने है, बच्चे बच्चे को को आपने मारना पढ़ाना नहीं है, है, मारना बेशक वो नहीं है, जो पढ़ता भी है या करना, नहीं पढ़ता। बदतमीजी जी करता हाँ, है तो आपने बर्दाश्त करना है, वरना आप फारे, क्योंकि आप जाएंगे 10 लोग हो रहे हैं कि हमारी इस वैकेंसी के लिए। सो इस तरह की मजबूरी हैं। तो जब असातिज़ा जो होते हैं वो, अब एक मोबाइल है, एक ज़माना था कि स्कूल के अंदर मोबाइल लेके जाना मना था, और अब ज़माना है कि मोबाइल के बगैर आप आई हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब सारी ऑनलाइन हो गई है। तो अब इस मोबाइल के अंदर के टीचर पढ़ा रहे हैं, मोबाइल यूज़ हो रहा है, कान में वो हैंड लगी हुई हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर उनको कुछ कहा जाए तो वह लीड क्लास से होते हैं, वो उल्टा आगे टीचर्स के साथ। ये तो टीचर्स कुछ किसी तक मजबूर भी हैं, उनकी मजबूरियाँ बन गई हैं, तो इसलिए उस तरह से
टीचर्स भी अपना रोल अदा नहीं कर रहे। अब फिर वो भी ये कहते हैं कि ठीक है जी हमें सैलरी मिल रही है, पास होते हैं अब हमने नंबर्स तो लेने शुरू कर दिए हैं, 99% मार्क्स हैं, 98% मार्क्स है, लेकिन हमें तरबियत हमारी नहीं हो पा रही। हम हर इदारे में तकरीबन इंक्लूडिंग एडवोकेसी, डॉक्टरेट या किसी भी इदारे में बात करें कि हम ज़रा सा लेवल हमारा ऊपर जाता है तो हम बदतमीज़ी को फैशन समझते हैं, अकड़ को फैशन समझते हैं। और बहुत अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि अगले 10-15 पिछले जो भी टाइम गुजरे 10 साल 8-10 साल गुजरे हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी एक सियासी पार्टी का, बट ये जो टाइम गुजरा है इसमें शऊर को जो है ना, बदतमीज़ी को वो शऊर का नाम लिया गया कि अब मैं चूंकि जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मुझे शऊर आ गया, पहले मुझे पता नहीं था। तो ये मतलब शऊर का मतलब ये नहीं है, मैं हर जगह पे ये बैठ के कहता हूँ कि शऊर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ओए करके बात करें, किसी को आंखें दिखाएं, यानी अगर कोई आपसे बड़ा बुजुर्ग है, किसी के सफ़ेद दाढ़ी है, किसी का सफ़ेद बाल है, तो उसका एहतराम ना करें क्योंकि मुझे शऊर आ गया है, वो मेरे से कम तरह है। तो ये चीज़ें जो है ना इंतहाई खतरनाक शाह है। साहब बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं। अभी जो पीटीआई की हुकूमत अभी गुजरी है, अनफॉर्चुनेटली वज़ीर मवासलात इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के वो जिन्होंने उस शख्स को लगाया जाता है जो दूसरी पार्टी के बंदे को टिका के बेइज्जती करे, एग्जैक्टली। और वो खुश होते हैं। इज्जत एहतराम वाली तो कोई बात है ही नहीं ना। चुन के लगाया तो जाता है चुन शख्स के को लगाया जो जाता है कि मीडिया पे बैठ के। आपने उनके साथ ऐसी करनी है क्योंकि उन्होंने भी हमारी बेइज्जती की हुई है। की हुई है। अब आपने बदला उतारना है और आपने ऐसी ऐसी बातें उनके खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करनी है। टारगेट मिलता है फिर सोशल मीडिया के ऊपर, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे टारगेट मिलता है कि जी आपने ये करना है। पूरी पूरी सोशल मीडिया टीम्स बैठी हुई है जो प्रोपेगेंडा कर रही है एक दूसरे के खिलाफ। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से लड़ना चाहिए, खुद को मजबूत करना चाहिए, हम आपस में लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। दोनों पार्टी आपस में समझ लें कि इल्ज़ामात लगा रही हैं। आप चोर हैं तो आगे से कह रही आप भी तो चोर हैं। हाँ, तो ये कोई मुल्क जस्टिफिकेशन है? मुल्क तबाह होता जा रहा है यही मुल्क के जस्टिफिकेशन हवाले है से, हमारी। जो है ना। और देखें आप, हमारा ज़रात ज़री मुल्क है, कारेज़ का सिस्टम यहाँ पे है, सहरा हैं, समुंदर हैं। अल्लाह ताला ने अलगर्ज़ तमाम नेमतों से नवाजा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे इंडिजिनियस रिसोर्सेज हैं उनसे फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। अब तो इतनी ज़्यादा ज़मीन है, देखिए हमारे इसमें एक चावल चीज़ अपने होने चाहिए, हमारे किन्नू अपने होने चाहिए, हमारी तमाम प्रोडक्ट्स अपनी होनी हैं, चाहिए। हमारी हैं, हम उनको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम फिर उसके बाद वहाँ से दोबारा महंगे दामों खरीद लेते हैं। चीनी के बाद आप देख लें, चीनी अक्सर हम बाहर से खरीदते हैं, खुद बना के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद इंपोर्ट करते हैं। वो चीज़ें तो चले हैं डिस्टर्ब हुई हुई हैं। मैं एक मैसेज आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से तो से लाजमी लोगों को देना चाहूँगा। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा या तो हकीकी जमहूरियत आनी चाहिए यहाँ पे, जिसको जमहूरियत कहते हैं, जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में कंट्रीज़ में हो रहा है कि हम यूके को देखते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो उस पर अमल करते हैं, और हमारा लिखा हुआ है और हम हर रोज़ उसको तोड़ते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अब इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि या तो प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए, कैसे और या होगा फिर शाह साहब, कैसे होगा? कौन सी जमात है? सारे ही मैं वो उसी को कंप्लीट कर रहा हूँ कि या तो ये होना चाहिए, अगर तो हम खुद इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को ठीक करें या कोई और करे, और दूसरा तरीका ये कि फिर लॉन्ग टर्म के लिए 10-15-20 साल के लिए एक ऐसी जमात या ऐसे इदारे को, आप सब कहेंगे मेरे खिलाफ ज़रूर बात करेंगे जी आप माशाल्लाह की बात करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। घर के अंदर एक घर है ना, जब तक आपके वालिद या आपकी वालदा जो भी एक समझदार बंदा है घर में है, वो डिक्टेटर नहीं होगा तब तक वो लीड नहीं कर सकेगा। जब तक वो डेमोक्रेट पूछना राय लेना अपनी जगह पर, लेकिन डिसीजन किसी एक का होना चाहिए। जब सबका अपना डिसीजन होगा वो घर तबाह हो जाते हैं, हमने देखे हैं। इसी तरीके से इस मुल्क के अंदर एक बात किसी से मनवानी हो तो हर बंदा सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखता है। सबसे बड़ी मिसाल काला बाग डैम है, वो कहते हैं नहीं हमारा नुकसान है, वो कहते हैं नहीं है, तो वो काम नहीं हो सकता। तो जब तक डिक्टेटरशिप, मैं मार्शल की बात नहीं कर, डिक्टेटरशिप चाहे वो जमहूरियत की सूरत में आए या इस तरह, तो किसी एक एलीट जो गवर्नमेंट है उसका फैसला इम्प्लीमेंटेशन हरफ आखिर नहीं होगा या उसकी बदमाशी नहीं होगी, तब तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो सकेगी। फॉर द टाइम बिंग हमें कुछ चीज़ें गलत लगेंगी, लेकिन इसका ये मतलब हमने लॉ में क्या पढ़ा है कि 100 लोगों की जान बचाने के लिए 10 लोगों को कुर्बान करना पड़ता है। ओके, गो अहेड, आप कर सकते हैं। शरीयत में भी इसी चीज़ का हुक्म है। तो इसी तरीके से अगर बड़े काम करने के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, तो देने के लिए हम उस छोटी कुर्बानी को करना, हम बड़ा नुकसान कर देते हैं। अब उसका तरीका यही होगा कि लॉन्ग टर्म, अब जब हम देखते हैं ना कि हमने जाके वोट लेने, यार 2 साल के बाद इलेक्शन है, इस हल्के में मेरा वोट है, नहीं यार इस हल्के का ये काम ये नहीं होना चाहिए। उस हल्के का अगर शायद थोड़ा सा नुकसान हो रहा है लेकिन पूरे कंट्री का अगर फायदा हो रहा है तो मेरे ख्याल है उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वो तभी होगा कि जब एक बंदा होगा, वो जैसे माँ सारे बच्चों को एक नज़र से बराबर देखती है, तो इसी तरीके से हमारा कोई सरबराह अगर एक होगा और लॉन्ग टर्म के लिए, मैं समझता हूँ इस वक्त की ज़रूरत है
जिस तरह से हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि पीडीएम इस तरीके से इकट्ठी होगी, तो इसी तरीके से अगर ये सियासतदान, अगर की बात कर रहा हूँ, अगर इकट्ठे हो जाते हैं और एक 15 से 20 साल के लिए सिर्फ एक बन के सोचते हैं कि हमें किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी लानी है, शाह तो फिर साहब चीज़ें बेहतर हो मैं सकती हम्बली हैं। डिसएग्री करूंगा। इकट्ठे होते हैं ज़ाती मुफाद के लिए, इकट्ठे होते हैं अपनी ज़मीनों अपने फ़ायदे उठाने के लिए। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा और है, ऐसे आप ही हो रहा देख लें इमरान खान के साथ जो लोग थे, ज़रा सा मुश्किल टाइम वो आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम तो अलहदगी इख्तियार करके दूसरी जमात में छलांग लगा के चले गए। है। और अब पीडीएम फिर ख़त्म हो गई है। तो अब चूंकि आप जब उनका वो कैसे मफाद ख़त्म हो गया तो वो हाँ, ख़त्म हो गई आप है। कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये लोग तो ऐसे हैं कि अगर नून लीग के हैं, नून लीग छोड़ी अगर पीटीआई की हुकूमत बनी तो नून लीग से फ़ायदे उठा के पीटीआई में आ गए, पीटीआई से बात देखते हैं अभी पीपल पार्टी की हुकूमत बनेगी, पीटीआई छोड़ी पीपल पार्टी में आ गए, फिर अब किसी और की बनेगी, छलांग लगा के दूसरी में चले गए। तो ज़ाती मफादात के अलावा तो यहाँ पे और कोई काम है ही नहीं। ऐसे ही हो रहा है ना, इससे ही हो रहा है। मैं इसीलिए मैंने सोल्यूशंस आपने पूछे थे, मैंने कहा अगर ऐसा हो सके ऐसा तो उसका दूसरा तरीका फिर यही है कि हमने 10-10 साल 15-15 साल हमने मार्शल काटा है या देखा है, ये डिक्टेटरशिप देखी है, तो मेरा ख्याल है अगर हमारा कोई चीफ एक होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या किसी भी इदारे से हो, लॉन्ग टर्म 10-15-20 साल जब उसको ये लालच नहीं होगा मैंने वापस जाके वोट लेने हैं और मैंने ये 2 नंबरी करनी है क्योंकि मैं वोट लेके आया हूँ तो उनको मैंने बेनिफिट्स देने हैं, ये लालच नहीं होगा, बल्कि उसको ये पता होगा मैंने यार सिस्टम को ठीक करना है। आप ये देखें, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर जो पंजाब की बात करूंगा, कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है, मतलब चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनकी डिलीवरी नज़र आ रही है, एक एक जगह पे एक एक फोरम के ऊपर वो आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। अभी मैं आज एक न्यूज़ सुनी है कि लर्नर के हवाले से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ठीक है जी आप ऑनलाइन लर्नर हासिल कर सकती हैं, आपको लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है, और इसी तरीके से लाइसेंस के हवाले से जो 1 मिनट ऑपरेशन करके आसानियाँ पैदा की हैं। इसने हम देखते हैं सेफ सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद को बना दिया, तो चीज़ें बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रही है ना, क्योंकि उनको पता है कि यार मेरा ये टीनियर खत्म हो उसके बाद मैंने किसी को वो नहीं करना, तो मैंने काम करना है यार, ओके दैट्स ऑल। सो अगर इस तरह का अगर कोई हमारे सिस्टम में जनरेट और एस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने में कामयाब हो जाती है, वो किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए, मैं समझता हूँ साल 6 महीने 2 साल 1.5 साल 15 महीने इन चीज़ों को इतनी जल्दी लॉन्ग टर्म जब पॉलिसी नहीं होगी हमारे साथ, हमारा तो इस कदम बदनाम हो गया कि हमारे साथ तो कोई मुल्क कोई कंट्री एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है यार 6 महीने बाद साल के बाद इनके साथ इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी, वो नई पॉलिसी आ जाएगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो वो चीज़ें डिस्टर्ब ही होनी है ना। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन इस वक्त की ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी वाला कोई महकमा कोई इदारा आए जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए, उसको इम्प्लीमेंट जब तक वो नहीं होता, शहद की मक्खी को छेड़ो नहीं तो छेड़ दो तो छोड़ो नहीं, हम लोग छेड़ गए उसके बाद भागना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर चीज़ें डिस्टर्ब ही होनी हमारे। आखिरी सवाल शाह साहब मैं आपसे ये पूछूंगा, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि आप क्या समझते हैं कि जो आइंदा आने वाले इलेक्शन हैं जो कि 8 फरवरी को अनाउंस किए गए हैं डेट, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी इस पोजीशन में है कि वो इलेक्शन जीत पाएगी या इलेक्शन में मेजॉरिटी सीट्स लेगी और बेहतरी लेके आएगी? आपकी राय क्या है इस हवाले से? देखिए इसमें 2 सवाल बनते हैं, किसको जीतना चाहिए और कौन जीत सकेगी। एक फैक्चुअल पोजीशन आप मुझसे पूछ रहे हैं और दुरुस्त क्या है और सही गलत क्या है, ये अलग बात है। फैक्चुअल पोजीशन इस वक्त जो माहौल बना है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से माहौल बन चुका हुआ है, क्योंकि पीटीआई के अभी भी सपोर्टर्स जो हैं वो अभी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं देखना कैसे आएंगे और ये होगा, लेकिन मैं समझता हूँ पीटीआई वो इमरान खान साहब के दम से थी, लेकिन जब उनको किसी भी वजूहत से, मैं किसी भी पार्टी की फेवर और अगेंस्ट नहीं बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो रियलिटी पे हैं, तो इस वक्त हालात उनके डिस्टर्ब हो चुके हैं। ज़ाहिर बात है उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनके अपना एक वोट बैंक था, वो वोट बैंक टूटा है, नो डाउट टूटा है, तो वो तो इस वक्त मुश्किल में है। और जो सिंध की हद तक महदूद है, जो पीपल्स पार्टी है वो महदूद है, बाकी मिक्सचर ही होगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की पोजीशन आज के टाइम में नज़र आ रही है। लेकिन मैं एक मैसेज भी यहाँ पे दोनों बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देखें हम लोग करोड़ों रुपए ज़ाया करते हैं इन इलेक्शंस के ऊपर, और उसके बाद वो जमहूरियत सिस्टम उस तरीके से चल नहीं पाता, चलता भी है तो लूला लंगड़ा होकर चलता है और मुश्किल से अपना टाइम पूरा करता है, तो ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक है और दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है कि हमसे अरबों करोड़ों रुपए और डॉलर उनसे हम उधार मांगते हैं, उनसे भीख मांगते हैं और उसके बाद हम इस तरीके से लुटाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद साल 6 महीने के बाद 2 साल के बाद फिर गवर्नमेंट उठती है, फिर नई गवर्नमेंट बनती है, तो ये एक मजाक नया कर्जा लेते हैं तो और फिर फिर वो क्या ज़रूरत है हमें इन इलेक्शंस करवाने की? इन चीज़ों को हमें ख्याल है ये कौन सी जमहूरी सिस्टम है जिसको हम कहते हैं बस चलने दिया जाए, जमहूरियत तो चल रही है, जमहूरियत तो चल रही है, आंखें बंद करके हमने पता है कि यार इस गाड़ी का टायर पंचर हुआ है, इसने खाई में जाके गिर जाना है, खैर है चलने दो शायद बच जाए, मतलब कब तक इस अंदाज़ों उम्मीदों के ऊपर हम चलते रहेंगे? आंखें खोलें खुद आरा और को डिसाइड जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के डिसीजन लेना। साहिब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जब तक ये जो सियासी लोग हैं
अपने ज़ाती मफादात से निकल के अवाम का नहीं सोचेंगे, बिल्कुल, अपनी फैक्ट्रीज़ लगानी है, अपनी जो भी भरनी है, अपने प्लाजे खड़े करने हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ लगानी हैं, और तब तक सही जो ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख के अवाम की वेलफेयर नहीं की जा सकती। आज हमारे मेहमान थे आगा साजिद शाह साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में वकालत के शोबे के साथ मुंसलिक हैं। शाह साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने टाइम दिया और वकालत के हवाले से और सियासत के हवाले से और बच्चों को गाइड करने के हवाले से आपने सैर असल गुफ्तगू की। मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। थैंक यू और सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मैं शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।